ओके भाई, आज अपन लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों को क्लास 10th में जो सिखाया गया था वो एक स्टेप बाद की बात बताई गई थी। हम लोग को स्टार्ट नहीं बताया गया कि एक्चुअली में जो चार्ज का फ्लो होता है वो कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में रखते हैं, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज वाले पार्ट में रखते हैं, जहां पर स्टडी कर रहे हैं हम चार्ज के फ्लो की। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रिक करंट इसका नाम होता है। इसको आम भाषा में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो पहले तो हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। क्या आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? कोई बताएगा? तू बता। फ्लो ऑफ चार्ज, और अगर गणित की भाषा में बोलें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो टाइम रेट बेसिकली इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप लोगों ने स्पीड वेलोसिटी सब पढ़ा है ना? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो दिस विल हेल्प। तो अगर हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखना है तो आई इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। मैं चाहता तो खाली डी क्यू अपॉन डी टी लिख के भी कह देता, हाँ भाई है, ठीक है। ठीक है ना, स्क्रीन में दिख रहा है ना ये ब्लैक कलर? ठीक से दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा अच्छे से? कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं। तो आई बेसिकली यहां पर है, अब तो दिख रहा होगा ना बेटा, डी क्यू ओवर डी टी। आई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। मैं केवल इतना लिख सकता था, पर मैंने क्या लिखा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है ना, ये पता क्या है? एवरेज करंट। क्या है? और ये जो डी क्यू अपॉन डी टी आया, ये पता क्या है? वेरी गुड। रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें भी हम लोग को ये देखना है कि वो टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहे हैं या इंस्टेंटेनियसली डी क्यू अपॉन डी टी की बात कर रहे हैं। इसको जरूर ध्यान में रखना। टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम एवरेज करंट होता है, और इंस्टेंटेनियसली वो होता है डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब आपको क्यू दिया है टाइम के साथ, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना? एवरेज ऐसे ही निकाला था स्पीड वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा है। इसका यदि फ्लो हमारा यूनिफॉर्म है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्या है भाई? तब फिर हम केवल Q अपॉन टी लिख लेंगे। पूरा है? यदि फ्लो ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म है तब कुछ नहीं करना, अकेले हमें Q अपॉन टी लिख देना है। तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट बराबर हो जाएंगे। तो I इज इक्वल्स टू केवल टोटल चार्ज जो फ्लो किया और टोटल टाइम जो लगा, वो चाहे तो तुम इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो, वो सेम ही आंसर आएगा। मतलब जैसे तुमने कार को 40 किलोमीटर पर आवर से ही पूरे रास्ते चलाया, तो किसी ने सडनली देखा होगा तब भी वो 40 किलोमीटर पर आवर रहा होगा, और ओवरऑल भी 40 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं इसमें हम क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बच्चा लोग? एम्पियर। ये साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ध्यान रखोगे इसको। पॉजिटिव टर्मिनल को अपन कहते हैं हाई पोटेंशियल। आगे पोटेंशियल के बारे में भी जानेंगे। अरे जान तो लिया हमने पोटेंशियल, हम पोटेंशियल डिफरेंस को और अच्छे से जानेंगे यहाँ पर। हाई पोटेंशियल ये बताया था ना अपन ने। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव रे, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो लिखा है देखो, कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट इज शोन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझे क्या? करंट की डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। याद रखेंगे इस वाली बात को। करंट का फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा होता है। करंट वायर में फ्लो करती है। इसी पे अभी चर्चा करना है हमें बहुत सारी। जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, वो कैसा हो गई? एम्पियर हो गई। इसके अलावा इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ए। ये जो करंट है ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर तो है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मार्केट में? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। करंट का फॉर्मूला तो लेकिन हमने Q अपॉन टी लिखा। फंडामेंटल किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है फंडामेंटल की?
मतलब फंडामेंटल वो होता है जिससे ड्राइव होती हैं, फंडामेंटल तो ड्राइव नहीं होती ना, फंडामेंटल तो इटसेल्फ फंडामेंटल है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने आई बराबर क्या लिखा, ये तो बात गड़बड़ हो गई, परिभाषा में भी लिखा तुमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट हमारी चार्ज और टाइम पर डिपेंडेंट नहीं हो गई, फिर क्यों फंडामेंटल है जब ये डिपेंडेंट है उसके बाद भी, डिराइव्ड में क्यों नहीं है? मुझे तो ज्यादा फंडामेंटल आइटम चार्ज लग रहा है जो कि फंडामेंटल में है नहीं, है चार्ज फंडामेंटल में? नहीं है ना, चार्ज फंडामेंटल में है क्या? नहीं है, लेकिन करंट है जो कि दिख नहीं रहा। तो ये बात बहुत जमाने पुरानी है, हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता था लेकिन चार्ज के बारे में नहीं पता था। बल्ब का आविष्कार हो चुका था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मिला, कहा समझे? बल्ब आ चुका था मार्केट में और चार्ज के बारे में बाद में पता चला, चार्ज नाम की कोई चीज होती भी है। तब तक तो हम कह चुके थे कि दीज आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तब तक तो हम कह चुके थे दीज आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तब फिर हमें यहां पर इसको हमने फिर चेंज करने की जरूरत नहीं समझी, फिर हमने चार्ज को ही Q इजिकल्स टू आई इंटू टी कर दिया, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू टी। ओके, फिर उसके बाद करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जस्ट उसके बाद यह एक स्केलर क्वांटिटी है, वेरी नाइस। हाँ ये स्केलर क्वांटिटी है, इस पे कैसे कैसे, वेरी नाइस, स्केलर क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन तो है, अभी नहीं बताया हमने, इसकी डायरेक्शन तो है, फिर कैसे स्केलर में जच गया जी? हाँ ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अपन को जल्दी निकलना है, ठीक है भाई? चलो अब छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चार्ज Q इन अ वायर इज फ्लोइंग इन टाइम एज Q इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6। हमको बताना है करंट इन 3 सेकेंड एंड करंट एट थर्ड सेकेंड। 3 सेकेंड में क्या करंट हुई और थर्ड सेकेंड में क्या करंट है? तो 3 सेकेंड के करंट की बात हो रही है, तो ये बेसिकली किसकी बात हो रही है? एवरेज की। और थर्ड सेकेंड में बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? इंस्टेंटेनियस की। Q इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6, 3t स्क्वायर, एक मिनट, 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6, Q इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6, क्या बेटा? थर्ड सेकेंड और 3 सेकेंड, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? dq अपॉन dt, ये थर्ड सेकंड के लिए करेंगे तो पहले डिफरेंशिएट तो कर लो, कितना आ रहा है? प्लस 2, t का 1 6 का 0। अभी I की वैल्यू एट रैंडम टाइम t आ गई, I एट थर्ड सेकंड कितना हो जाएगा? 6 3 18 2 प्लस 2 20 एम्पियर। थर्ड सेकंड में जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी 20 एम्पियर, जब टाइम क्लिक 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 तीसरे सेकंड की बात आ गई, ठीक है? एक वायर में करंट का जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे दिया गया है, चार्ज का फ्लो टाइम के हिसाब से इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, पहले कम कर रहा है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे बढ़ रहा है ना? एक वो बनेगा, ये तो हाई पाइप पैराबोला बढ़ता जाएगा, -6 से शुरू होगा, चढ़ता जाएगा, ठीक है? ओके, अब इसके बाद हम लिखते हैं एवरेज करंट। मैं एवरेज का आपको एक और फॉर्मूला दिखाता हूं। एवरेज का वैसे फॉर्मूला क्या है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। I का फॉर्मूला क्या है? dq अपॉन dt। अब डेल्टा Q क्या हो गया? टोटल चार्ज फ्लो इन 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड के बीच का जो टोटल चार्ज फ्लो है। आप चार्ज निकालने के लिए काम करो, इसको dt को इधर ले जाओ, तो dq बराबर I dt हो गया। तो डेल्टा Q निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट नहीं कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर दो I dt को, क्या निकल आएगा? डेल्टा Q। डेल्टा Q क्या है? टोटल चार्ज फ्लोन, आया समझ में? और डेल्टा टी dt को इंटीग्रेट कर दो तो क्या निकल जाएगा? टोटल ड्यूरेशन टाइम। तो 0 से 3 सेकंड यहां है, 0 से 3 सेकंड यहां है। नहीं आ रही बात समझ में? सभी को आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है भाई, आगे बढ़े, सॉल्व करके इसको सॉल्व करना है ना। तो I की वैल्यू कितनी आई हमारी? 60 प्लस 2 रखते हैं, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 प्लस 2। I एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन
60 प्लस 2 dt 0 से 3 और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt 0 से 3। फिर क्या करें हमने, 60 का कितना हो गया 3t स्क्वायर, 2 का कितना हो गया 2t, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 3, और नीचे कितना बचा 3 माइनस 0, dt का t आएगा, लिमिट 3 माइनस 0 रखेंगे। अभी उसके बाद आई एवरेज कितना बन रहा है अपना 3t स्क्वायर प्लस 2t 0 से 3, तो पहले 3 रखा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और प्लस 3 2 जा 6, तो 27 प्लस 6 कितना हो गया 33, 33 माइनस 0 प्लस 0 तो 33 हुआ, तो ये हुआ ऊपर 33 और डिवाइड में नीचे 3, तो आंसर कितना आया, तो 3 सेकंड में ओवरऑल एवरेज करंट आई 11 एम्पियर, लेकिन थर्ड सेकंड पे करंट हो रही होगी, एम्पियर मीटर में करंट नापेंगे तो वो हो रही होगी 20 एम्पियर। अभी निकाली ना, क्लियर है, निकाल दें आगे बढ़ जाएं, पक्की बात। छोटा सा क्वेश्चन, करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड विल बी। इसमें क्या लगाएंगे फिर हम, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, फिर क्या करेंगे Q की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, तो NE बाई टी। याद रखोगे कि भूल जाओगे, पर सेकंड निकालना है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो पहले तो निकाल लो कितनी चार्ज निकल रही पर सेकंड, I इंटू टी करके चार्ज निकल आएगा, और चार्ज इज इक्वल्स टू, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको, Q इज इक्वल्स टू NE, वेरी गुड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा हमारा यहाँ पर। बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, देख लो कोई समस्या है तो आगे बढ़े, कर लोगे ना, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, हो गया, सॉल्व कर लोगे, आगे बढ़ रहा हूं मैं तो, ठीक है, ओके। तो उसके बाद आप इन दोनों महानुभावों को जानते हो क्या, कौन लोग हैं, जे कौन आदमी है, एडिसन है, जे कौन है, ये क्यों लगाई मैंने फोटो, टेस्ला बढ़िया है, एडिसन अच्छा आदमी नहीं है, हैं उतना ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है एडिसन, एक अंग्रेजी मूवी है जिसका नाम है करंट वॉर्स, इन दोनों के बीच की चर्चाएं हैं उसमें, क्या किसका प्रोजेक्ट चुराया था, निकोला टेस्ला का। तो देखो क्या है, ये उस समय की बात है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था बहुत ही कर्रे में, मतलब वर्ल्ड वॉर की जो वो बन रहा था ना बैकग्राउंड, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, कई सारे तरीके थे उसमें, लेकिन जो मेजर रीजन है वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में और ज्यादा क्रांति ला दी किसने, इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार ने। अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ही एक एनर्जी देता है हमें। अब देखो जैसे तुम समझो, तुम्हें क्यों टरबाइन घुमानी है, टरबाइन देखा है, अब टरबाइन घुमानी है तुम्हें, टरबाइन घुमाने के लिए तुम एक तो कंटिन्यू पानी डाल रहे हो, एक हो गया टरबाइन घुमाने का तरीका, दूसरा तुम क्या कर रहे हो, टरबाइन के लिए पानी डाला और फिर ऊपर से नीचे से ऊपर डाला, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, तो टरबाइन ऐसे ऐसे करके घूम रही है। दोनों ही केस में टरबाइन तो घूम रही है ना, तुमको चाहिए कि टरबाइन घूमे। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तुमने टरबाइन से वॉशिंग मशीन चला रखी है, चक्की बांध रखी है कि आटा पीसना है तुम्हें, कुछ ऐसा कुछ भी कर रखा है तुमने, तो तुम्हारे इन सभी केसेस में एनर्जी में मेन मुद्दा क्या है, टरबाइन घूमे, टरबाइन से जुड़ी हुई चीजें ऑटोमेटिकली घूम जाएंगी, तुम्हारे एनर्जी मिल जाएगी, तुम्हें उसको इस्तेमाल कर लोगे। तो जो डायरेक्ट करंट है वो पहले वाली हो गई, ऑल्टरनेटिंग करंट है जो डायरेक्शन बदलती है, दूसरे वाला जो मैंने बताया टरबाइन को तरीका, उसे में बल्ब जलाना है मान लो हमें, तो अगर तुम्हें बल्ब जलाना है तो बल्ब जलाने के लिए तुम इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, करंट का फ्लो इंपॉर्टेंट है कि कोई डायरेक्शन में करंट का फ्लो इंपॉर्टेंट है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर है तो ज्यादा अच्छा बल्ब जलेगा। जैसे एसी बल्ब और डीसी बल्ब आते हैं, तो कौन सा अच्छा जलता है, एसी वाला डीसी वाला, दोनों ही जलते हैं, उसमें क्या बात हो गई, थोड़ा थोड़ा उनके कंस्ट्रक्शन में फर्क होता है लेकिन जलते तो दोनों ही है ना, उसके इक्विपमेंट कंपोनेंट में थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन जलते तो दोनों ही है। उसमें क्या है, बड़ा ज्यादा वो दे एनर्जी तो वो भी ज्यादा तेज चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कम कोई ज्यादा, कुछ नहीं है ऐसा। किसमें,
डीसी के अपने फायदे हैं, एसी के अपने फायदे हैं, डायरेक्ट करंट के अपने फायदे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के अपने फायदे हैं। तो ये उस समय की बात है जब इस तरह के लोग जो हैं वो भगवान की तरह पूजे जा रहे थे। जैसे आज वो टेस्ला का जो मालिक है, क्या नाम उसका, इलॉन मस्क, उसको जो वैल्यू मिलती है कुछ ऐसी वैल्यू इन लोगों को मिलती थी। इतना ही पैसा कमाते थे ये लोग, और डील होती थी इनकी कंपनियों से, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो बिल्कुल उसी तरह से अमेरिका में सरकारें वैसे ही काम करती हैं जैसे एक कंपनी काम करती है। तो डील होती थी। अमेरिका में अलग अलग राज्य बने हुए हैं, तो स्टेट्स हो गए, तो स्टेट्स के अंदर सिटीज भी हैं, उनके जो मेयर्स होते हैं वो भी डील कर लेते हैं। तो ऐसे डील हो रही थी कि हमारे पूरे टाउन को तुम ऑल्टरनेटिंग करंट जला के चमकाओगे, कोई कह रहा था नहीं डायरेक्ट करंट से चमकाओगे। तो डील चल रही थी, पैसा बन रहा था, तो बहुत लोग लगे थे इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं कमा रहा था, पर ये है, ये आदमी जो है इसका बहुत अच्छा नाम लिया जाता है क्योंकि इसने कई जगह ऐसा किया कि पैसे को वैल्यू नहीं दी, और इसने बहुत सारी जगह पैसे को वैल्यू दी। लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि जो थॉमस एल्वा एडिसन है वो मेयरली एक वो था प्रमोटर। एप्पल कंपनी किसने बनाई थी? अब ये सबको लगता है कि स्टीव जॉब्स ने बनाई थी, तो हाँ समझ रहे हो, एक बोस्नियक नाम का भी आदमी है जिसने एप्पल का मेन जो काम किया, वो प्रमोटर हो गया एक तरीके से, जो मार्केट में फेस है। समझ रहे हो कि नहीं? स्टीव जॉब्स का मार्केट में सब जानते हैं, लेकिन उसके जस्ट जो को फाउंडर्स हैं उनको कोई नहीं जानता या बहुत कम लोग जानते हैं। आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात? तो लोग इसको बिल्कुल वैसे ही समझते हैं कि ये केवल प्रमोटर था और इसने इस तरीके से मार्केट में फैला दिया कि बल्ब का आविष्कार मैंने किया, जबकि बल्ब का आविष्कार में कम से कम नहीं तो 10-15 साइंटिस्ट का जो वर्क है वो लगा था। एक बल्ब के आविष्कार में 10-15 साइंटिस्ट की जो एफर्ट्स हैं उनका नाम आना चाहिए था, लेकिन नाम आता है बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। ये वाली बात है जो लोगों को चुभती है, और इसके ऊपर इन्होंने और भी कर्रे काम किए। इनने लोगों में ये फैलाने के लिए ये फैलाया कि अल्टरनेटिंग करंट जो कि निकोला टेस्ला प्रमोट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, उससे लोग मर जाते हैं। तो मरते तो डायरेक्ट से भी हैं। जब कोई बात हुई क्या, झटका डायरेक्ट करंट से नहीं लगता? बैटरी से झटका नहीं लग सकता क्या? जो घर की बैटरी होती है उससे झटका नहीं लग सकता? ट्राई करके देखना एक बार, ऐसे पकड़ना, दोनों पकड़ लेना या तार लेके जोड़ देना, पकड़ लेना, झटका नहीं लगता क्या? लग जाता है, मतलब वो कम वोल्टेज की है तो कम झटका, ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी तो ज्यादा झटका लगेगा, सिंपल ही तो है। तो डायरेक्ट से झटका नहीं लगता है। तो थॉमस एल्वा एडिसन और उसकी टीम ने एनिमल्स के पब्लिक एग्जीक्यूशंस किए। पब्लिक एग्जीक्यूशंस मतलब एक हाथी को करंट, अल्टरनेटिंग करंट से मार दिया, हाथी को। ये ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड बात है, पब्लिकली अखबार में करके देखो कितनी खराब है, देखो घोड़ा मर जाता है उससे। घोड़ा मारा, हाथी मारा उनने। नहीं तुम देखो, समझो आज भी बहुत सारी चीजें बुरी हो रही हैं जो तुम्हारे बच्चे और हमारे और बच्चे के बच्चे कहेंगे हमारे तो ऐसे कैसे लोग थे, ऐसा काम गलत हो रहा था, कुछ नहीं बोल रहे थे। ऐसा होता है, बाद में चीजें बदल जाती हैं, जो विचारधाराएं हैं वो बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है। सोच को तो प्रिंट मीडिया बनाता है ना, प्रिंट मीडिया बनाता था पहले, और अभी वो वाला मीडिया और सोशल मीडिया बनाता है। सोच बदल जाती है ना तुम लोगों की। नहीं, फलाना इन्फ्लुएंसर ऐसे कपड़े पहन रहा है, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा, पहनूंगी, ऐसे जूते पहनने। कुछ इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग होते हैं ना, मैं बताता हूं आपको क्या पहनना है, ऐसा पैंट पहनेंगे हम, ऐसी शर्ट पहनेंगे हम। अरे यार कैसा आदमी है रे, कुछ बेहतर काम कर, ऐसा कपड़े पहनेंगे। कमाने, यही तो बात गलत हो गई अपनी, कमाने को हमने आधार बना लिया। हमने किसी की इज्जत का आधार पता क्या बना लिया? कमाना। गलत बात कह रहा हूं क्या मैं? आज हम किस बात से जानते हैं? वो एक यूट्यूबर नहीं है संदीप माहेश्वरी, वो लोगों को बुलाता है और उनसे पूछता है कितना पैसा कमा लेते हो आप, और भी बातें पूछता है, लेकिन सबसे ज्यादा चीयर किस बात पे होता है? कितना पैसा कमा लेते हो आप। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, जो पैसा नहीं कमा रहा वो चिरकुट है। वो बुला ही नहीं को रहा जो पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा नहीं कमा रहा उसको बुला ही नहीं रहा। वो मेरे को तो नहीं बुलाया उसने एक भी बार।
तो देखो, पैसा आधार नहीं होना चाहिए, मेरा तो कहना ये है, पैसा इज्जत देने का आधार नहीं होना चाहिए। कोई काम अच्छा कर रहा है और वो हो सकता पैसा नहीं भी कमा रहा हो या कम कमा रहा हो, तो भी उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बिल्कुल उतनी ही जितने की एक इलॉन मस्क को मिल रही है। तो बाकी तो फिर मीडिया है और मटेरियलिस्टिक हम लोग हैं, हम लोगों की भी गलतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हमको भी माल चाहिए है, मेरे को भी चाहिए, देखो ऐसा नहीं है मेरे को पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो मेरे को भी चाहिए। तो ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया, ये इनकी लड़ाई चल रही थी। थोड़ा थोड़ा ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट के बारे में समझ लेते हैं हम। डायरेक्ट करंट जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में देखो इधर डायरेक्ट में एक प्लस एक माइनस है जो फिक्स है, जबकि ऑल्टरनेटिंग में प्लस और माइनस रिवर्स हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये रिवर्स हो जाते हैं। तो करंट की डायरेक्शन कभी ऐसे में है और कभी ऐसे में है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। बल्ब में दोनों ही केस में करंट फ्लो हो रही है और दोनों ही केस में बल्ब को एनर्जी जनरेट होगी, दोनों ही केस में बल्ब चमकेगा या रजिस्टर होगा तो गर्म हो जाएगा, दोनों ही केस में एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बल्ब। चेंज हो जा रहा है ना बेटा, पॉजिटिव भी चेंज हो, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही है लेकिन वो चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमारी जो जनरली करंट होती है सिनुसाइडल करंट भी कहते हैं इसको, अल्टरनेटिंग को। क्यों? क्योंकि ये ऐसे होती है, जबकि डायरेक्ट करंट केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। ये वाले करंट का जो ग्राफ दिख रहा है तुम्हें ऐसा, ये इसको हम स्ट्रीम लाइन करंट कहते हैं, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू की करंट। ये आइडियल करंट है, सबका ड्रीम है ऐसी करंट अचीव करना, पर अगर आप सेल से भी करंट लोगे तो थोड़ा बहुत वोल्टेज गिरता जाएगा, धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होती जाएगी, तो वोल्टेज थोड़ा बहुत कम होता है वहां पर भी। तो परफेक्ट ऐसा तो हमें मिलता नहीं है, पर ड्रीम हमारा यही है, आइडियल यही है हमारा। जो डायरेक्ट करंट होती है रेक्टिफायर से बाद, आप तो पढ़ चुके हो रेक्टिफायर, मॉडर्न पढ़ा चुका ना मैं तुम लोगों को, तो रेक्टिफायर तो तुम लोग जानते हो क्या होता है। तो रेक्टिफिकेशन के बाद करंट ऐसी आती है ना, ये फुल वेव रेक्टिफाइड वैल्यू है डायरेक्ट करंट की, सिंगल डायरेक्शन करंट, डायरेक्ट करंट। इट शोज हीटिंग इफेक्ट ओनली। जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी वजह से केवल गर्मी ही मिल सकती है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि डायरेक्ट करंट से आपको गर्मी तो मिलती मिलती है, आप केमिकल इफेक्ट भी, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जानते हो तुम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्टरनेटिंग करंट से नहीं होता। इलेक्ट्रोलिसिस जानते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुना है, सिल्वर वेयर्स में करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है, उसी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होती है। तो वो आप डायरेक्ट से ही कर सकते हो, अल्टरनेटिंग से नहीं कर सकते। पता है ये वाली बात, बता रहा हूं मैं अभी। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केवल और केवल डायरेक्ट करंट, वन डायमेंशन करंट से ही पॉसिबल है, ऑल्टरनेटिंग करंट में नहीं होते। अगर होते तो ये जो वायर है ना, मोटे मोटे एसी के वायर हो गए, किसी और के वायर हो गए, इनमें नहीं चले, इसके बगल में नहीं हम चुंबक लेके चिपका देते या कि लोहे की कीलें चिपका देते। क्यों नहीं चिपकती इन वायरों में? क्योंकि ये कौन सी करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, एसी है, इस वजह से ऐसा नहीं होता। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो केवल डीसी में ही आते हैं, एसी में नहीं आते। बाकी तो इसका सिंबल अपन को ऐसा बनाना है, इसका सिंबल अपन लोग ऐसे बनाते हैं, सोर्स का सिंबल, और डायरेक्ट का सिंबल हम लोग ऐसे बना लेते हैं, बैटरी वाला। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी किसे कहते हैं? करंट डेंसिटी, करंट की डेंसिटी, करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। काय से रिप्रेजेंट करते हैं अपन? समझोगे, ध्यान रहेगा ये वाली बात। ठीक है, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। करंट डेंसिटी किसे कहते हैं अपन लोग? फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। J इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया। ऐसे ए वेक्टर होता है, यहाँ पर एरिया वेक्टर होता है, पता है ये वाली बात? पता है ये बात कि नहीं पता है? J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। भूलोगे तो नहीं, मैंने इधर लिख दिया, इधर मैं ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन लिख रखा हूं। ओके, तो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट inside a conductor is defined as the vector having magnitude equal to, क्या बोला यहां पर? वेक्टर having magnitude equal to current per unit area surrounding the point। जैसे इस पॉइंट की बात हो रही, इस पॉइंट पे करंट निकल रही है, इसके सराउंडिंग जो एरिया होगा, इस पॉइंट को सराउंडिंग जो एरिया होगा
पर यूनिट एरिया निकालेंगे करंट तो वो कहलाएगी करंट की डेंसिटी। तो यहां पर जैसे कि करंट आ रही है बात, यहां पर करंट फ्लो हो रही है, तो ये जो सराउंडिंग एरिया है वो ऐसा हो जाएगा, जबकि शेप ऐसा है तब वायर का, जिस क्रॉस सेक्शन से हम ले रहे हैं करंट ऐसी है। तो देखिएगा यहां पर आई जे इज इक्वल्स टू जे वेक्टर, ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं ठीक तरीके से स्क्रीन में दिख रहा है? हाँ तो बताओ ना बेटा, कलर बदल लेता हूं मैं, येलो ठीक है। जे इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा हूं मैं, आई पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर आई, डॉट प्रोडक्ट होता है जे और ए का, समझे कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, जे ए कॉस थीटा बराबर आई, या फिर तुम चाहो तो जे बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। आया कुछ समझ में? ए कॉस थीटा वाली बात समझनी है तो ये डायग्राम देख लो। देखो करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है ना, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये हो गई, और जो एरिया क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं वो ये वाला हो गया। तो एरिया वेक्टर देखो, करंट की डायरेक्शन में जे की डायरेक्शन होती है, ठीक है। हियर एरिया इज नॉर्मल टू चार्ज फ्लो और करंट अराउंड दैट, करंट डेंसिटी रिलेट्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज, ये बताता हूं अभी मैं, ये अभी करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन अभी बताता हूं, ये अपन लोग रास्ते में मिलेंगे इससे डेरिवेशन करते हुए, पर हाल फिलहाल इधर देखो, जे हो गया, यहां पर ए अपॉन कॉस थीटा हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। इसको ध्यान रखोगे? तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो यही डायरेक्शन जे की भी हो गई, और क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया वेक्टर इधर हो गया, तो जे और ए के बीच में एंगल हो गया थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो जे प्रोपोर्शनल टू, जो ये बता रहा हूं मैं, जो वो होता है जे प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर, और इसको लिखते हैं जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। सिग्मा होती है हमारी कंडक्टिविटी। अभी आते हैं इस वाले पॉइंट पे हम, ये ओम्स लॉ का दूसरा रूप है। ओम्स लॉ जानते हो क्या? एनी वी, वी इक्वल्स टू आई आर, शाबाश, ये उसका ही रूप है, समझे? उसी का रूप है, अभी दिखाएंगे आगे। आगे बढ़े, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पे, एक इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1 mm स्क्वायर। अपर्चर समझते हो ना? अरे अपर्चर एरिया, मोटाई, अपर्चर जैसे आंख का अपर्चर होता है, वो लेंस का छोटा सा अपर्चर। तो एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1 mm स्क्वायर, ठीक है। A total of 6 into 10 to the power 16 electrons go through any perpendicular cross section per second. Find the current and the current density in the beam. करंट और करंट डेंसिटी हमें निकालनी है। करंट कैसे निकालेंगे? I is equals to Q by T, वेरी गुड। Q is equals to, वेरी गुड। हमें N अपॉन T कितना दिया है? बोला क्या है? अ टोटल ऑफ 6 गुणा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, एन बाई टी की वैल्यू दे रखी पर सेकेंड, एन बाई टी की वैल्यू दी है। तो आ गया करंट, आ गई, करंट निकल जाएगा। फिर हमें निकालना है जे। जे कैसा आएगा? आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया, इसमें ए का डिवाइड कर दो। ए गिवन है, मैं 1 mm स्क्वायर, यूनिट सेम कर लेना, कर लोगे? मुश्किल है क्या? वो एक आपको क्वेश्चन है इसका वाला भी आता है, एंगल वाला भी कभी कभार आ चुका जेई में, जेई मेंस के आ चुका, 2015, 16, 17 का भी आया था ऐसे, इन 3 सालों में से एक बार। ध्यान रखना, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एंगल बस चेंज करना पड़ता है आपको। तो फॉर्मूला हमारा आई अपॉन ए तो है ही, आई अपॉन ए कॉस थीटा भी है, अगर एंगल परपेंडिकुलर नहीं है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है,
अब आते हैं हम करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। अब है हमारा एक थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन। ये शुरुआत का पॉइंट हो गया जिसपे छोटे मोटे से क्वेश्चन बनते हैं। अब इस पे आपका डेरिवेशन शुरू होगा, थोड़े ज्यादा से क्वेश्चन बनेंगे। विल टॉक अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैरियर्स कौन जानता है, ये बताएं। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, कौन जानता है, बताएं। इलेक्ट्रॉन या आयन या होल्स। सेमीकंडक्टर में पढ़ा नहीं है अपन ने, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। जब भी हम किसी भी मटेरियल के दोनों सिरों पर क्या करते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है, जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं। यस और नो, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बोलो हाँ या ना। जैसे मैं अचानक से इधर पे एक लड्डू की टोकरी रख दूं और कहूं आ जाओ, तो सब लोग आ जाओगे, तुम लोग के नहीं आ जाओगे। तो वो हो गया फोर्स फील्ड में सब एक तरफ आ रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आ रही है, क्लियर है सब कुछ, क्लियर है। तो यही बात अब हमें इधर पे देखनी है, समझनी है। और बस जो मैंने अभी बात करी है वही है, बस आगे वही जो जनरल मोशन की इक्वेशन, मोशन की चीजें, वही सब लगेगा। बड़ा आसान है, आपको मजा आएगा। आगे बढ़े, इसको घर जाके करना है पूरा ढंग से रिवाइज खुद से। हाँ, तो विल टॉक अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या आइटम होता है, इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस लिखना था, पर ठीक है। एंड रोमिंग इन इंटरमोलिक्यूलर स्पेस आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर चार्ज कैरियर्स। नहीं आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा किसमें होती है, मेटल्स में। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी अधिक होती है। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर, वेरी गुड। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यार, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, उसको कहते हैं हम कर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझे क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ में आया क्या होता है, क्लियर है, भूलोगे तो नहीं। और सुनो, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें लगभग 10⁻28 पर यूनिट मीटर क्यूब वॉल्यूम होते हैं। सिल्वर में ऑलमोस्ट 10⁻28। जनरली कंडक्टर में 10⁻26 से 10⁻28 के आसपास होते हैं। ये इस वैल्यू पे रिजिड मत हो जाना, आइडिया के लिए है ये वैल्यू, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में ये वैल्यू लगभग 10⁻18-20 तक होती है, और इंसुलेटर्स में बहुत ही कम होती है, पर होते सब में है। कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स सब में होते हैं। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो कंडक्टर्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, होल्स नहीं होते। होते भी हैं तो उसको अपन गिनती में नहीं लेते। ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक है भाई। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है समझ गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस में नहीं घूम रहे, बस ऐसे ही चल रहे हैं, समझ गए ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं हमारे, जो ब्लू कलर से तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, और ये बड़ा सा गोले गोले रेड कलर के ये एटम्स हैं। तो तुम क्या देख रहे हो इनमें, क्या देख रहे हो तुम इनको, कहीं भी मूव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो, कहीं भी रैंडम मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं, ब्राउनियन लाइक मोशन कर रहे हैं। कैसा, तुम्हें पता है इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो स्पीड है इसका नाम होता है थर्मल स्पीड। क्यों होता है थर्मल स्पीड, क्या करते हैं ये, हाँ, ज्यादा हीट होगी तो थर्मल स्पीड और ज्यादा होगी, ठंडा कर देंगे तो थर्मल स्पीड कम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। अब जब थर्मल स्पीड की बारी आती ना, तो वो ऑलमोस्ट में 10⁶ मीटर पर सेकंड की होती है, 10 लाख मीटर पर सेकंड। बहुत होती है, बहुत तेज भागते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत 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 तेज भागते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को।
रैंडमली मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? टक्करें हो रही हैं, काय में टक्करें हो रही हैं? एक दूसरे में हो रही, और एटम में हो रही, दीवारों में हो रही, सब जगह हो रही कि नहीं हो रही? टक्करें होती रहती हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल में नहीं देखा तुमने, वैसी टक्करें होती रहती रैंडम। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। विल टॉक अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट जानते हो तुम लोग? क्या जानते हो? गाड़ी ड्रिफ्ट होती है, कैसे होती है? कैसा हो गया? टर्न आ गया, ब्रेक लगा घुमा दिया, फिर राइट लेते हैं तो लेफ्ट जाती है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, फिर से बोलना। तुम राइट वाली टर्न है, हाँ, आप उस पे सर मतलब झटके से आपने राइट ले लिया, फिर तुरंत आपने लेफ्ट मोड़ लिया, तो सर उसकी जो इनिशियल जो एक्शन होती है वो राइट ही रहती है, लेकिन सर टायर वो मतलब लेफ्ट मोड़ है तो उसकी जो वेलोसिटी मतलब उसी डायरेक्शन में रहती है, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन उसकी हाँ, दूसरी रहती है। बात तो तुम सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, पूरे तरीके से तो गलत बात नहीं है, वो सही बात है। मतलब मैं जो काम की बात है वो समझाता हूं। जैसे गाड़ी जा रही है गीली रोड पे, हमें ड्रिफ्ट कराना है, तो हमने क्या किया, उसका स्टीयरिंग व्हील मोड़ दिया, ठीक है, और ब्रेक मार दिए, तो क्या होता है, गाड़ी आगे की तरफ जाती है और उसका मुंह हो जाता है, जिस तरफ हमने घुमाया है उस तरफ उसका मुंह हो जाता है, मतलब मुंह इस तरफ है, जा इस तरफ रही, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। मुंह इस तरफ है और जा वो ऐसे रही। क्या डोनट तुम बना लेते हो? डोनट बनाते हो बेटा तुम? तो मैं डोनट बनाते हुए मैंने देखा, तो तेरे सारे डोनट तोड़ दिए मैंने। डोनट बना रहा है जे सड़कों पे है, और डोनट वाला हो गया जे। कैसे बनाते हो तुम डोनट? बाइक से पहले बनाते थे? साइकिल से बनाते हो? हाँ, तो ये कुछ कुछ ड्रिफ्टिंग का सीन दिखा रहा हूं मैं, कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपको इसको दिमाग में रखना है, अब जो मैं आगे बातें बताऊंगा उसका आपको थोड़ा बेहतर समझ आएगा, ठीक है? अब देखो यहां पर होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाते हैं, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले इधर आते हैं वापस, इधर देखो जरा वापस, इधर देखो बच्चा लोग, यहां पर जो थर्मल स्पीड है, मैंने स्पीड बोली ना, लेकिन अगर मैं थर्मल वेलोसिटी बोलूंगा तो वो कितनी आएगी? एवरेज थर्मल वेलोसिटी आती है 0। क्यों आती है एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0? क्योंकि वो रैंडमली वहीं वहीं घूमता रहता है ओवरऑल, या फिर ऐसे कहें किसी भी एक इंस्टेंट पर हम इतने ढेर सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके और मोशन में सबके सब, लेकिन उसके बावजूद भी हमें करंट तो नहीं मिलती ना, क्योंकि उनका नेट 0 आता है। जो थर्मल स्पीड का ओवरऑल एवरेज सम आता है ना, सभी का एवरेज निकालते हैं हम, तो वो 0 आ जाता है। तो थर्मल वेलोसिटी जो आती है हमारी 0 आ जाती है, क्योंकि कोई मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन जरूर ऐसा होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी ऐड होगी तो 0 आ जाएगा। कोई अगर लेफ्ट में जा रहा होगा तो कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन जरूर होगा जो राइट में उसी की स्पीड से जा रहा होगा। जितने सारे इलेक्ट्रॉन है सिल्वर में, तो मैंने बोले 10 की पावर 28, एक के बाद 28 जीरो लगाओ, 1 मीटर क्यूब जितनी जगह में 1 की पावर 1 और 28 जीरो बहुत हो जाते हैं यार, पता नहीं कितने ट्रिलियन 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 हो गए, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने पर आपका कोई ना कोई एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर लेता है और अल्टीमेटली ओवरऑल एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 आती है। थर्मल स्पीड अधिक होने के बावजूद भी हमें उसका फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0 आ जाती है। हमें फायदा नहीं मिल पाता क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। भूलोगे तो नहीं इस बात को, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जो थर्मल वेलोसिटी है इसको समझते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको ये एग्जांपल दे दिया मैंने, अब बनाता हूं। हमारे पास एक वायर है, वायर का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, गॉट इट। इस वायर के क्रॉस सेक्शन में मैंने देखा कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है और कुछ यहां है, ठीक है।
अब ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक है, इन सब में मैं सब मिटा देता हूं और एक बचा के रखता हूं। किसी एक के बारे में दिखाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने तो बहुत सारे बना दिए, रैंडमली बात करते हैं। ये इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। अब मैंने क्या किया, यहां पर हाई पोटेंशियल क्रिएट किया और एक जगह पर एक सरफेस पे लो पोटेंशियल क्रिएट किया। तो ये लो पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल। जैसे ही मैंने हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्रिएट किया, बेसिकली बैटरी से कनेक्ट कर दिए दोनों सिरे इस कंडक्टर के, तो होगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर जनरेट हो जाएगी। कहो हाँ, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वायर के भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, हाई पोटेंशियल से, या फिर दूसरे तरीके से बोलते हैं, एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर डी आर, फिर डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल जेड। याद आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां माइनस साइन आता है ना, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ रही है बात समझ में कि नहीं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बच्चा लोग, वो डायरेक्शन होगी ये वाली। ये उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने, डायरेक्शन होगी ये वाली। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, भूल जाओगे क्या, सब बढ़िया चल रहा है। फिर देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। मतलब हाई पोटेंशियल का बेसिक कहना है इधर प्लस और इधर माइनस। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बोलो हाँ या ना, कितना लगेगा, कितना लगेगा, हाँ Q इंटू ई। तो Q की जगह E और E की जगह E। बोलो हाँ या ना। अब तुम खुद सोचो, ये जा किधर रहा था, इधर, और इसको धक्का किधर मिला, इधर। तो ये ऐसे ड्रिफ्ट नहीं कर जाएगा, तो पहुंचना था इधर, फोर्स की वजह से पहुंचेगा इधर या इधर कहीं पर। बोलो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, जा रहा था इधर, पहुंचेगा इधर। बेसिकली ये जो वेलोसिटी आई इसकी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। अभी समझे ड्रिफ्ट क्या हुआ, वो इस इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना शिफ्ट हो गया पर यूनिट टाइम, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, रिवर वाटर, रिवर और नाव पार करने में नहीं पढ़ा था अपन ने, अपन ने नहीं पढ़ा, अपन ने पढ़ा है ना, पढ़ाया मैंने यार, अपन ने पढ़ा है। तो उसमें क्या है, नाव नदी ऐसे बह रही है, नाव को तुम सीधे ही ले जा रहे हो, तो भी तुम ड्रिफ्ट करके इधर हो जाओगे। ड्रिफ्ट पढ़ा ना हमने, ऐसा आएगा ड्रिफ्ट। समझ में आया कि नहीं आया, सब बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। तो यहां पर ड्रिफ्ट क्या होता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ड्रिफ्ट क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, सब बढ़िया चल रहा है। ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात थी, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। उसके लिए यहां पर हमें थोड़ी सी चीजें जाननी है, जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहले एक चीज होती है जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। क्या कहते हैं, नाम से क्या लग रहा है क्या होता होगा, रेस्ट पे। ये जो इलेक्ट्रॉन है रैंडम टक्कर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक टक्कर के बाद फिर चलेगा, फिर दूसरी टक्कर करेगा, फिर चलेगा, तीसरी टक्कर करेगा। एक टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच में जो पीरियड होता है उसको उसका रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं आई मेरी बात समझ में। इलेक्ट्रॉन की दो कंसेक्यूटिव टक्करों के बीच में लगा समय, दो कंसेक्यूटिव टक्करों के बीच का लगा समय उसका रिलैक्सेशन पीरियड,
हिंदी में कहते हैं उसे श्रांति काल, शांति से बैठा है वो अपना, ठीक है, मतलब वो शांति से नहीं बैठा है, वो टक्कर नहीं कर रहा कुल मिला के, अब टक्कर करेगा, जिस टाइम में वो खाली है उसको कहते हैं उसका रिलैक्सेशन पीरियड। क्लियर हो गया? इसको अपन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? टाउ और रिलैक्सेशन पीरियड, टाउ रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़े, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आगे मजा आ रहा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ रही है अपन को, कहाँ बात हो रही है? क्लियर है? तो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है अब तो सिंपल हो गया, हमें टाइम भी पता चल गया, एक टक्कर से दूसरे टक्कर का ही टाइम है उसके पास, नहीं तो जैसे इतना चलने में फिर अगली टक्कर हो जाएगी उसकी, टाउ का टाइम है उसके पास, टाउ टाइम के बाद दूसरी टक्कर हो जाएगी, टाउ टाइम के बाद तीसरी टक्कर, फिर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पूरी बदल जाएगी, लेकिन उसका ड्रिफ्ट हर बार इसी तरफ होगा क्योंकि फोर्स उस पर इसी डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रहा है, ये लो पोटेंशियल हो गया, ये हमारा हाई पोटेंशियल हो गया, ये एफ हो गया, डायरेक्शन ये है। अगर इसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एफ अपॉन एम, एम बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है? कितना होता है? 9 इंटू -31 क्या? किलोग्राम। शाबाश। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने। इसकी इनिशियल ये जो वेलोसिटी थी, इस इनिशियल वेलोसिटी को अपन ले लेते हैं यूटीएच, थर्मल वेलोसिटी थी ना इसके पास, कौन सी वेलोसिटी थी? थर्मल वेलोसिटी थी। तो हम इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका जो चेंज हुआ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बोलो हाँ या ना, यही होगा कि नहीं होगा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होगा, t की जगह टाउ लिख देंगे, ये a हो गया। सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वी डी इज इक्वल्स टू यू टी एच, यू टी एच प्लस ए की जगह ई अपॉन एम ई इंटू टाउ। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया क्या है भाई साहब? क्या ऐसे ही सब इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं आएगा? तो हम उनको VD1, VD2, VD3, VD4, VD5, VD6 ओवरऑल ऐसे करके ऐड नहीं कर सकते और ऐसे नहीं लिख सकते, और फिर उन सब का अगर हम एवरेज निकाल दें तो वो हमारा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा भाई साहब। कहा भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा देखें, हमने आगे जगह तो नहीं छोड़ रखी? एक मिनट, अरे मिट क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? कब सीखूंगा मैं इसको चलाना? वीडियो वाला किसी बातें कर रहे थे तू? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया। जगह छोड़ी है मैंने यहीं पर, देखो यहां तक आ गए थे हम लोग। अब हम ऐसे ही सभी इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे ही होगा ना? तो V ड्रिफ्ट एवरेज निकाल दें हम, तो VD1 प्लस, गर्दन दबा दूंगा मैं तुम्हारी, VD1, VD2, VD3 डॉट 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 VDN, मान लो n नंबर है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिनकी चर्चा हो रही, वो वायर में n है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n, तो हमारा एवरेज निकल आएगा। अब इसके बाद जो VD1 है उसको हम क्या लिखेंगे? U थर्मल 1 प्लस ए की जगह क्या लिखना है अपन को? ई अपॉन एम ई इंटू टाउ 1, सबका अलग अलग होगा ना, प्लस ये पहले का हो गया VD1, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, 2 ही लिखूंगा बस, UTH2 प्लस ई अपॉन एम ई इंटू टाउ 2, वेक्टर साइन लगे इन पे, ठीक है? ओके,
डॉट 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 UTHN प्लस EE डिवाइड बाय ME इंटू टाउ N, ठीक है, डिवाइड में N, गॉट इट। UTH1, UTH2, UTH3, UTH4 सबको इकट्ठा एक साथ कर लिया, ऐड कर दिया। UTH1, UTH2, UTHN एक साथ कर लिया। EE अपॉन ME कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, टाउ 1, टाउ 2, टाउ N, और N को सेपरेट कर दिया दोनों में। ठीक लग रहा है? यहां पर ये जो आइटम है ये क्या हो गया, क्या हो गया ये आइटम, जीरो। क्यों हो गया जीरो? एवरेज थर्मल स्पीड वेलोसिटी जीरो होती है। थर्मल स्पीड तो 10⁶ है एवरेज, लेकिन वेलोसिटी जीरो है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाउ एवरेज लिख सकते हैं, या टाउ लिख दें सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से वी ड्रिफ्ट एवरेज E अपॉन M E इंटू टाउ हो गया। तो यहां से ये पता चलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बराबर है। कैसी रही? एक नंबर, बहुत बढ़िया। अब सुनो, यहां पर जैसे कि तुमने सुना होगा कि गर्मी कर देते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सुना है? तो हमने एक शब्द सुना है थर्मल स्पीड। नाम क्यों है थर्मल? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा तुम गर्म करोगे उतना ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो उनके बीच की टक्करें जल्दी जल्दी होंगी, तो टाउ की वैल्यू, कैसी बात कर रही हो तुम? ज्यादा तेज स्कूटी चलाओगी, घर जल्दी पहुंचोगी, देर में पहुंचोगी, तो फिर कहा, फिर बढ़ने कम नहीं हो जाएगा? तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ की वैल्यू कम होगी। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ की वैल्यू, तो तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन दुनिया में रह रही हो? टाउ की वैल्यू कम होगी तो तुम्हारा VD भी तो कम ही होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रीजन है करंट का। थर्मल तो नहीं है ना, थर्मल से कुछ नहीं हो रहा, ड्रिफ्ट से हो रहा है। तो ड्रिफ्ट तुम्हारा कम हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बेसिकली। नहीं समझ में आ रहा? रेजिस्टेंस, टाउ की वैल्यू अगर कम होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? स्पीड स्लो हो रही ना, टाउ की वैल्यू घटने पर तुम्हारा VD घट रहा है कि नहीं घट रहा है? स्पीड कम हो रही है, स्पीड स्लो हो रही है। स्लो स्पीड कब होती है? जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तभी तो स्पीड स्लो होती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है तभी तो स्पीड स्लो होती है। हाँ, तो यहाँ पे अभी इसके पहले तक तुमने सुना होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे ऐसा हो जाता है। आवाज समझ में आया क्यों हो जाता है? समझ में आया? इसलिए इसमें ज्यादा मजा आता है क्योंकि इसमें आपके ऐसे भी आंसर चीजें हो जाती हैं जो पूछे भी नहीं तुमने तो कहा हाँ हाँ सर कह रहे, सही कह रहे होंगे, लेकिन आज पता चला सर क्यों कह रहे थे ऐसा। समझ में आया कि वहां पर जल्दी जल्दी टक्कर होगी। लॉजिकल लगता है तो अच्छा लगता है, जल्दी याद हो जाएगा तुम्हें। इसलिए मैं कह रहा हूं आज इसको घर पे एक बार खुद से बिना देखे पूरा डेरिवेशन करना। ये भी एक पार्ट हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। यहां तक भी अपन को पूछा पाछी की जा सकती है, क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद जो आगे की चीजें रही, जैसे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखते हैं अपन? I, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिखते हैं अपन? VD। वो तो करंट डेंसिटी है भाई। J किसको लिखते हैं अपन? करंट डेंसिटी को। हमारे पास एक वायर है, ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया। हमारे पास एक वायर है और यह उसका क्रॉस सेक्शन हो गया। अब वायर में से हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर, यहां पर हम ले लेते हैं लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और यहां पर ले लेते हैं हाई पोटेंशियल
यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो आप लोग जरा देख करके बताएं, जो ई की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, से यस और नो। क्या स्पीड होगी इस डायरेक्शन में उसकी? वीडी, बोलो हाँ या ना। क्या डायरेक्शन होगी? वीडी। ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत कितने? स्मॉल एन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताई थी मैंने, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लेते हैं गिवन है, गिवन स्मॉल एन इज दी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखोगे इस बात को? किसी प्रकार की कोई समस्या तो दिख नहीं रही। तो ये गिवन एन की वैल्यू आ गई हमारी, दी हुई है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वॉल्यूम का गुणा करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे जो फ्लो कर रहे हैं। निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे? अब ये वायर का क्रॉस सेक्शन हमको दे रखा है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है हमें ए। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? वो चार्ज हो गया हमारा पर सेकंड, वही करंट हो गई। फिर से बताते हैं, करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन टी। Q बराबर क्या होता है? NE बाई टी। N क्या हो गया? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकंड, N बाई टी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग टोटल पर टाइम। तो कैपिटल एन को क्या लिख सकते हैं अपन? स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। वी फॉर वॉल्यूम है बेटा, वोल्टेज नहीं है ना। एन वी ई अपॉन टी लिख सकते हैं इसको। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं हम लोग? ये वायर है ना, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एरिया इंटू लेंथ, यही लिखते हैं। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे हम? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ। मान लेते हैं जो वायर चला वो छोटा सा डिस्टेंस चला dl, या चलो l ही लिख लेते हैं, E अपॉन टी। तो जरा गौर से देखो यहां पर I इज इक्वल्स टू एन ई ए। ये जो L अपॉन टी है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन द्वारा L डिस्टेंस चला है t टाइम में, यही तो हुआ। L अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। क्या स्पीड है इलेक्ट्रॉन की? ड्रिफ्ट के बराबर है। तो I इज इक्वल्स टू फाइनली कितना आ गया? N E A और VD। कैसी रही? यहां से अगर आपको VD चाहिए तो क्या हो गया? I अपॉन N E A। नहीं आ रही बात समझ में? सोच के बताओ जरा ढंग से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई प्रकार की समस्या है तो बोल दो, देख लो जरा किसी प्रकार की समस्या है तो। ये आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोक के वहां में सवाल आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं। नीट वीट जैसे कुछ पेपरों में तो ऐसे ही में से सवाल आते हैं। जेई में थोड़ा और घुस सकते हैं वो इसमें अंदर, वो अभी आगे और चीजें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और क्या घुस सकते हैं वो अंदर। ठीक है कि नहीं है? अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। एक दूसरी चीज है, नई चीज है, ये अलग से है, मतलब ये उस लाइन में नहीं चल रही। लाइन में तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, फिर करंट और ड्रिफ्ट का रिलेशन आया। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बस अलग है, थोड़ा सा पांच। तो मोबिलिटी की केवल आपको डेफिनेशन पढ़नी है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बेसिकली होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या इसको चार्ज कैरियर की मोबिलिटी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल दो चार्ज कैरियर है, आपको इसका उसमें जरूरत पड़ सकता है। जो सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा है ना हमने, मोबिलिटी वहां भी इस्तेमाल होती है। वहां पर दो प्रकार के चार्ज कैरियर हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल की मोबिलिटी, दोनों की मोबिलिटी पूछी जाती है। तो ससुरा ये मोबिलिटी है क्या? नाम से पता चल रहा है, मोबाइल एबिलिटी। मोबाइल मतलब चलना ना, यही तो है। मोबाइल मतलब मूवेबल, मूवेबल का शॉर्ट फॉर्म मोबाइल है शायद, ऐसा कुछ है ना। ये तो अंग्रेजी भाषा है, हमें उतना पता नहीं है, लेकिन यही कुछ है। तो खैर मूव करने की एबिलिटी हो गई। अब मूव करने की एबिलिटी समझो, जैसे कि आपने कोई बैटरी लगाई तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, और उसकी वजह से वायर के भीतर
इलेक्ट्रिक फील्ड आई वायर के भीतर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, बोलो हाँ या ना, आ रही। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स लगा और वो चला और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ आई, बस यही कहलाती है मोबिलिटी। तो इसका जो लिखने का तरीका है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन। तो अगर तुम्हें वहां सेमीकंडक्टर में पूछा जाए इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में मोबिलिटी का, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा होल की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि होल का जो मोशन है वो इलेक्ट्रॉन पे ही तो डिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा। याद रखेंगे इस बात को। आपकी कोई और क्लास भी है क्या इसके बाद? किसकी है? कितने बजे है मैथ्स की? 4 बजे है ना, अभी तो टाइम है। और बायो की 4 से 6, 3:30 से? हाँ तो 4 तक तो रुक जाएंगे मैडम, कोई दिक्कत थोड़ी, चल जाएगा थोड़ी देर, कुछ नहीं होता। 3:30 से 6, 3:30 से 6, क्या कह रहे हो? हाँ तो मैंने आधे घंटे ब्रेक नहीं दिया तुम्हें? अरे अभी अभी जब मैं आया तो आधे घंटे बाद आया ना, सर के आने के बाद आधे घंटे बाद नहीं आया मैं। फिर टाइम में तो 1:30 से लिखा था ना मेरी क्लास, लेकिन मैं आया नहीं 2 बजे। फिर ले, हाँ खाली टाइम तो पता नहीं चलता, मास्टर रहे सामने तो टाइम नहीं निकलता। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे देखो अभी ध्यान से, जल्दी जल्दी, अपन बढ़िया काम कर रहे हैं, एकदम सुंदर, मजा आ रहा है, तो तुम लोग को भी मजा आ रहा है, जल्दी खत्म कर लेते हैं इसको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, ये होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी की आपको जरूरत पड़ती रहेगी। आपको अगर मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में इसका आंसर देना पड़े, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर वैल्यू कितना आया था? नहीं, वो हाँ करंट के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, हाँ वो वाले में भी ले सकते हैं। और पहले का क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? कैसे भूल जाते हो तुम लोग? हाँ, अरे यूटीएच कहाँ आ रहा है यार, वो तो जीरो नहीं हो जा रहा। ई अपॉन एम ई इंटू टाउ, तो मोबिलिटी में ये आ सकता है, ठीक है, ई इंटू एम ई अपॉन एम ई इंटू टाउ। तो ई अपॉन एम ई इंटू टाउ, और डिवाइड में ई से ई कट गया, तो ई अपॉन एम ई इंटू टाउ, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा मोबिलिटी हो गया। और म्यू का एक और फॉर्मूला हो सकता है तुम्हारा, वो आई अपॉन एन ई ए वाले, आई अपॉन एन ई ए में हो सकता है। तो आई अपॉन एन ई ए इंटू ई, ये हो गया तुम्हारा म्यू। तो ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं वो, हमें कुछ और वैल्यू, जैसे हमारा सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है वीडी अपॉन ई, तो वीडी ना दे करके कुछ और दे देंगे, फिर पूछेंगे, तो फिर ऐसे करना पड़ता है हमें, थोड़ी सी मेहनत इसमें लग जाती है, बाकी तो सब बढ़िया है। आगे बढ़े, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हो गई हमारी। छोटा सा क्वेश्चन है, व्हेन अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन द करंट इज 6 एम्पियर। एक वायर में करंट आ रही है 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1.2 एम्पियर पे 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ है, और फिर 6 हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलो तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ, ये तुम लोगों को छोड़ा मैंने, जल्दी मुझे आंसर अभी चाहिए 1 मिनट के अंदर, बहुत टाइम ले रहे हो, क्या कर रहे हो, जल्दी करो। अरे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन नहीं पता क्या? अभी अभी फॉर्मूला नहीं लिखा? क्या लिखा? हाँ, तो बेसिकली करंट और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक दूसरे के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो I1 अपॉन I2 बराबर VdP1 पर VdP2 नहीं हो गया? फिर बस 6 इंटू 10⁻⁴, कितने जल्दी हो जाना था, क्या टाइम लगा रहे हो? चलो आगे बढ़ो, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो बधाई हो। ये क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इतना इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हैज अ मोबिलिटी इज, बस मोबिलिटी निकालनी है ना, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, चकाचक आंसर वो दिया है मैं, वीडी अपॉन ई, वीडी दिया है, ई दिया है, कुछ नहीं करना। यूनिट थोड़ी देख लेना बस, ऐसा यूनिट्स हैं तो सब ठीक है, ऐसा यूनिट्स हैं तो सब ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन a constant potential difference is applied, the quantity which remain constant along the conductor is, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो अलोंग द कंडक्टर सेम रहेगी? ये क्वेश्चन आ चुका है और फिर भी आ सकता है, केवल कॉन्सेप्ट थ्योरी है। करंट एक ऐसी चीज है जो हमारी नहीं बदलेगी, तो ये आप इसको ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि अलग अलग हो जाएगा साइज उसका, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी बदल जाएगा, उससे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ही फर्क आएगा, लेकिन करंट में उसके कोई फर्क नहीं आएगा। समझ गए? करंट नहीं बदलेगी उसकी, डिफरेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है, फिर भी एक सीधी लाइन में करंट नहीं बदलती, तो करंट नहीं बदलेगी, ध्यान रखेंगे हम, सीरीज में करंट नहीं बदलती, ये इसका रीजन है। मेटेलिक ब्लॉक हैज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, then the mean velocity of free electron is T at absolute temperature of block is directly proportional to what? Metallic block has no potential difference applied, कोई potential difference नहीं लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ओवरऑल नेट वेलोसिटी नहीं होगी, मीन वेलोसिटी जीरो होगी, थर्मल वेलोसिटी कहते हैं उसको। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो फिर थर्मल वेलोसिटी होती है जो कि जीरो होती है एवरेज, ठीक है, वेलोसिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया हमसे, तो उसका टी से कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर इन अ कॉपर वायर ऑफ 10⁻⁻6 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर इज 10⁻29 देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, करके बताओ जल्दी से, ये क्या दिया हुआ है हमें, आई, आई की वैल्यू दे रखी है हमें 20 एम्पियर, तो कॉपर वायर ऑफ 10⁻6 स्क्वायर मीटर एरिया, तो ये क्या दिया है हमें, ए, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, ये क्या दिया है हमें, स्मॉल एन, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, क्या बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने, आई अपॉन ए, भूल जाओगे क्या, सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में, स्मॉल ई की वैल्यू ही नहीं थी, बस वही तो वैल्यू जानते ही हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, रख लेंगे, बस वो कर लेना, नोट्स दे दूंगा मैं, कर लेना। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑल ऑफ सडन चेंजेस एट 400 के, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अब आते हैं हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर, क्लियर है, रेजिस्टेंस क्या होता है और फिर रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसको समझते हैं। तो अभी देखते हैं जरा, हमने I इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, क्या लिखा था, I इज इक्वल्स टू, एक मिनट, तो रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, पता है ये वाली बात, और रेजिस्टिविटी इज दी अपोजिट रेजिस्टेंस, क्या उल्लू आदमी है, कुछ भी बोल रहा है, क्या अंतर है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, ये तो नहीं पता होगा तुम लोग को, ये 10th में भी नहीं था, हाँ हाँ हाँ
फिर से बोलो, तुम बोलो पीछे। R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रजिस्टिविटी कहाँ है? रो है रेजिस्टिविटी। तो अंतर क्या है रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में? क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होती है रजिस्टिविटी? मटेरियल की प्रॉपर्टी। और रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? मतलब वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, तुमने कंडक्टर कैसा बनाया उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एक कॉपर वायर पतला, एक कॉपर वायर मोटा है, तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन कॉपर वायर है तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की एट अ सर्टेन टेम्परेचर प्रॉपर्टी है। मटेरियल की एट अ सर्टेन टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, समझे क्या? तो रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर टू अपोज द फ्लो ऑफ, काम दोनों का सेम है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन एक किसकी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस किसकी है? कंडक्टर की। और रेजिस्टिविटी किसकी है? और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब मटेरियल और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। ठीक है मटेरियल की, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया वो क्या था? आर इज, वो आपको बताया होगा कभी, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। यहां तक कैसे पहुंचे ये सोच रहे हो? मैं समझाता हूं कैसे पहुंचे हम। इसको अलग से करते हैं। ये क्या दिल बना रखा तुम लोगों ने? चलो आ जाते हैं हम लोग। ओके ठीक है, देखिएगा यहां पर तो हम लोग ने जो Vd की वैल्यू है वो कितनी लिखी थी? ई अपॉन एम ई इंटू टाउ, याद रहेगा? आई करंट की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? एन ई ए वी डी, याद रहेगा? ठीक है, अब तुम मुझे ओम्स लॉ की याद दिलाओ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब यहां पर Vd की वैल्यू लिख दो, I की जगह, I की वैल्यू में Vd लिख दो, एन ई ए, Vd की जगह लिख दो ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। ठीक है, और ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये E? वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ इज इक्वल्स टू हो जाता है, मतलब इंटीग्रेट करते हैं ना, ई डॉट डी एल वो माइनस के ई डॉट डी एल, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है V। वायर के लिए बात हो रही है तो यहां पर सब कांस्टेंट रहेगा, तो E इंटू एल बराबर V लिख सकते हैं हम, ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं? या फिर E की जगह लिख सकते हैं हम V अपॉन एल। बोल ही नहीं रहे। तो I इज इक्वल्स टू एन ई इंटू ई, क्या हो गया? ए स्क्वायर, और A तो है ही, अपॉन एम ई तो है ही, और टाउ तो है ही। एक काम करते हैं, A को भी अलग लिखते हैं, तो E की जगह क्या लिख देंगे हम? V अपॉन एल। तो A अपॉन एल इकट्ठा कर दिया मैंने और V को ऐसे लिख दिया मैंने। कैसा लग रहा है? ठीक है क्या? पक्की बात? तो I इज इक्वल्स टू अब बन रहा है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई ए अपॉन एल इंटू वी। ये हो गया। ओम्स लॉ याद है क्या था? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां पर जब हम कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू कितनी हो गई? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं V इंटू वन अपॉन आर बराबर I। तो अब कंपेयर करने लायक हो गया। तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू हो गई? वन अपॉन आर की हो गई। बोलो, ये वन अपॉन आर की हो गई। तो R की वैल्यू इसके जस्ट रेसिप्रोकल हो गई, इसके पलट दो, एम ई अलग कर दो, ऊपर कर दो, और एन ई स्क्वायर टाउ नीचे कर दो, और एल ऊपर कर दो और ए नीचे कर दो। कैसी रही? ठीक है कि नहीं है? कोई समस्या? फिर उसके बाद यहां से आपको मिला रेजिस्टेंस का बड़ा वाला फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं है? एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सफिक्स में है वो ई से ही काट ना देना, समझे? वो सफिक्स वाला ई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब यहां पर जो एल और ए है वो तो वायर कितना लंबा है और कितना चौड़ा है उससे फर्क पड़ रहा है।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कौन भी वायर का इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहेगा। एन जो है वो मटेरियल पर डिपेंडेंट है, सिल्वर में सबसे ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में और कम होते हैं। ई सबके लिए सेम होता है। और टाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे टाउ उतना कम हो जाएगा। सब बातें समझ में आ रही। लेकिन एल और ए तो वायर की प्रॉपर्टी हो गई, और ये मटेरियल और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी। तो ये वाली चीज को हम एज अ रो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रो। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए हो गया, जहां पर रो के क्या हो गया? रेजिस्टिविटी, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्मॉल एन किस पर डिपेंड करता है? स्मॉल एन है क्या? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसका कांस्टेंट हुआ? बेसिकली मटेरियल का कांस्टेंट हुआ। टाउ क्या चीज हुई? टाउ क्या हुआ? रिलैक्सेशन पीरियड। ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? स्मॉल एन मटेरियल की प्रॉपर्टी है और टाउ टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस में मटेरियल और टेम्परेचर तो है ही, साथ में लेंथ और एरिया भी है, इसीलिए ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर में तो मटेरियल और वो सब आता है ना। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अरे यार सही बताओ, क्लियर है कि नहीं है? अभी ओम्स लॉ मैंने ऐसे लिखा है, अभी मैं तुम्हें थोड़े दूसरे तरीके से ओम्स लॉ लिख के दिखाता हूं। ये हमारा वीडी था, ये आई था। एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से ओम्स लॉ लिख रहे हैं हम। तो एक काम करते हैं, यहां पर आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी में ए को नीचे ले आते हैं। आई अपॉन ए क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जे। वीडी की जगह क्या लिख लेते हैं अपन? ई अपॉन एम ई इंटू टाउ। ठीक है, तो आई अपॉन ए की जगह लिख दिया अपन ने क्या? जे। तो जे वेक्टर होता है, अभी लगा नहीं रहे थे, अब लगा सकते हैं हम। इज इक्वल्स टू एन कांस्टेंट है मटेरियल का, ई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, वो सबका ही है वो तो, एम ई सबका ही है वो तो, टाउ हो गया टेम्परेचर का कांस्टेंट, और इनटू ई वेक्टर। ई तो वो बैटरी जो तुम लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। बैटरी तुम ज्यादा लगाओगे तो जे की वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगी। तो यहां से बेसिकली तुम कह सकते हो कि जो करंट डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये ओम्स लॉ का दूसरा रूप है, या कहें कि मोर बेसिक रूप है। भूल जाओगे क्या? भूल जाओगी? क्या है ये ओम्स लॉ का? मोर बेसिक। बी इज इक्वल्स टू आई आर से भी बेसिक है, जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो ये है ना, एन ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू टाउ है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या हुआ? सिग्मा बोलते हैं इसको। एन ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू टाउ। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने इधर पे ये लिखा था रो, ये वाला इसके जस्ट रेसिप्रोकल नहीं हो गया? नहीं है? इसको अपन वन अपॉन रो नहीं लिख सकते? रो फॉर रेजिस्टिविटी, रो बोले तो सिग्मा बोलेंगे तो कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल हो गया ना? बहुत बढ़िया। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी। तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? मोर बेसिक फॉर्म है ये ओम्स लॉ का। ये भी ओम्स लॉ ही है, ये भी ओम्स लॉ ही है। भूलोगे तो नहीं? पक्की बात। तो आज हमने रेजिस्टेंस तक का बना लिया। अब इसके ऊपर हम इमारत खड़ी कर सकते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेस हो गया। ये करंट कैसे फ्लो करती है, चार्ज कैसे मोशन करते हैं, क्या स्पीड होती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होगा उनका, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है। आया समझ में सभी को कि नहीं आया? बेसिक चीजें समझ में आई कि नहीं आई?
इसको आज घर पे पढ़ना और इस पे भी कुछ क्वेश्चंस है वो करना, और डेरिवेशन जो मैंने आज पूरा पढ़ाया इसको बिना देखे घर पे करने की कोशिश करना। एक एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम याद करना। क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई आज? करंट डेंसिटी इंट्रोड्यूस हुई, रेजिस्टिविटी भी ढंग से, कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस हुई है हमारी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भूल जाओगे? टाउ रिलैक्सेशन पीरियड इंट्रोड्यूस हुआ है, और मोबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ है। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज को आपको समझना है कहाँ है, और क्वेश्चंस में आती हैं, ये पूछे जाते हैं हमसे। कल हम लोग रेजिस्टेंस का आगे पढ़ेंगे और फिर रेजिस्टेंस का कनेक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे कल। अरे संडे को नहीं पढ़ाता मैं, संडे अपना छुट्टी। अपन मिलेंगे कब? मंडे को। तो पढ़ के आना, क्वेश्चन करके आना, और ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा अगर तुम साथ दोगे तो। समझ गए? आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस जो पढ़ा रहा है उसको ठीक से कर लेना है। ठीक है? कक्षा समाप्त।